नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास को और गति देने के लिए आवश्यकता अनुसार मौजूदा नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकताओं पर बल देते हुए कहा कि इससे न केवल अधिक निवेश आकर्षित होगा बल्कि रोजगार के और अधिक अवसर भी पैदा होंगे। बता दें कि ये बातें मुख्यमंत्री उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बीजेपी पर दिल्ली में बाहुबल पैसा मैनिपुलेशन और राजधानी के बल पर विधानसभा चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली की हर विधानसभा में 10 से लेकर 15,000 वोट कटवाने का काम किया है और मेंबर पार्लियामेंट की कोठियां में बैठकर नए वोट बनवाने का काम किया है। सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुशील गुप्ता ने कहा है कि सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आए उसका केवल 10% ही खर्च किया गया। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन किया। आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ साथियों से लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से चर्चा की। अलग अलग वार्ड में अलग अलग साथियों की ड्यूटी लगाई, डोर टू डोर का प्रोग्राम बनाया और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ सिरसा में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, दो परिवारों की जो आधिपत्य है सिरसा के ऊपर, उनका कब्जा उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी एक आम कार्यकर्ता कविता। और आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बताते चले कि खबर सिरसा से है, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी सुप्रीमो गोपाल कांडा, वार्ड नंबर 7 में सुमन शर्मा और वार्ड नंबर 18 में अजय शिवपुरा का कार्यालय उद्घाटन में पहुंचकर मंत्री गोपाल कांडा ने नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि छोटी सरकार बनाकर बड़ी सरकार की हिस्सेदारी डालने का अवसर मिला है। देश प्रदेश और सिरसा में कांग्रेस का अब कोई भी वजूद नहीं है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने सिरसा नगर परिषद चुनाव में बीजेपी हलोपा के संयुक्त उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की थी। गोपाल कांडा ने साथ ही नगर परिषद चेयरमैन उम्मीदवार शांति स्वरूप भी रहे मौजूद। वार्ड नंबर 7 में सुमन शर्मा जी का कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, एडवांस बधाई दे रहा हूं। यहाँ हमारे भाई वीर शांति स्वरूप जी जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं और मैं तो कह रहा हूं कि ये छोटी नहीं, ये बड़ी सरकार के साथ आपका साझा हो रहा है। जो प्रदेश में और देश में आपकी जो सरकार है, आप उसमें अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो सिरसा के विकास के लिए। तो कोई भी चूक नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जितने भी हमारे कैंडिडेट खड़े हैं 32 के 32, चारों तरफ शहर में कमल का फूल खिले और बहुत भारी बहुमत से सरकार में अपना हिस्सा डालना, योगदान डालना, ताकि शहर के बहुत से अधूरे काम। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने सिविल सचिवालय में ग्रामीण चौकीदार संघ और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। दरअसल आपको बताते चले कि ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है और इसकी अध्यक्षता उन्होंने की है और इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकीदारी के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इस मौके पर चौकीदारों ने अपना मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 7,301 चौकीदारों के पद है, जिसमें से 4,927 चौकीदार काम कर रहे हैं और 2,374 चौकीदारों पर रिक्त पद है। चौकीदारों ने बताया कि मृत्यु की रिकॉर्ड दर्ज करने पर पोर्टल ठीक कार्य नहीं कर रहा है और चौकीदारों की वेतन संबंधी समस्याएं भी आ रही है। इस पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार ने कहा है कि चौकीदारों की परेशानियों का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
और खबर सिरसा से है, जहां पर नगर परिषद चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में सभी का सहयोग जरूरी है और वही सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करें। और ये बात रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद चुनाव एवं एसडीएम राजेंद्र कुमार ने लघु सचिवालय में आयोजित उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान एसडीएम राजेंद्र कुमार ने कहा है कि नगर परिषद में प्रधान व पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में पूरा सहयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रधान पद के लिए 20 लाख रुपए में, पार्षद पद के लिए 4.5 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है। तो वही सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए प्रधान सामग्री निर्धारित स्थानों पर ही अनुमति के साथ लगाएं और इसके बाद ही चुनाव के वाहन इस्तेमाल पर लिए अनुमति लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2 मार्च की सुबह 8 से सायं 6 बजे तक वोटिंग होगी और 12 मार्च को मतगणना की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार भुवनेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। चरखी दादरी जिले के गांव कल्याणा माइनिंग क्षेत्र में डंपर के नीचे आने से एक 26 वर्षीय प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। थाना झोंझुकला एसएचओ बलवान सिंह ने बताया है, जानकारी देते हुए कि पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि कल्याणा क्रेशर जोन में डंपर के नीचे आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जिस सूचना पर पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और डंपर व बाइक को कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। एसएचओ बलवान सिंह ने बताया है कि मृतक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का निवासी था और कल्याणा स्थित स्टोन क्रशर पर खाना बनाते समय काम करता था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्दी आरोपी उप चालक की गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। मिल गई थी, कंट्रोल रूम से मैसेज आ गया था, तुरंत हम मौके पर पहुंच गए थे। गेल हमारे आईओ अनुसंधान करता भी आ गए थे और उस मौके पे पहुंचकर हमने जो एक्सीडेंट हुआ था वो चौधरी क्रेशर स्टोन क्रेशर जोन पर नौकरी करता था, लांगरी था वहाँ। उसका भाई दूसरे क्रेशर जोन पर काम करता था, सगा भाई, और वो मशीन में साफ करने का काम करता था, जो जैसे वो काम उनका मिला हुआ है। तो वो मौके पे मिल गए थे और उसके आइडेंटिफाई हो गए थे। उसका नाम है, मरने वाले का मृतक का वीरेंद्र कुमार सन ऑफ शारदा, अष्टम थाना बिष्डा यूपी। और उसके भाई का नाम है, जिसके नाम पर्चा दर्ज करा है, विष्णु सन ऑफ शारदा। इसकी तरफ से पर्चा दर्ज कर दिया, पर्चा नंबर 25 है और धारा 106, 281, 324/6 ये एक्सीडेंट 304 वजह से मौत की। तो ये ट्रक के जोड़े के नीचे आने से इसकी मौत हुई है। मोटरसाइकिल इसकी मौके पे पड़ी। और खबर पिहोवा से है, जहां पर शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में गुजरान निवासी सन्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि जब सन्नी अपनी मोटरसाइकिल से आईटीआई पिहोवा जा रहा था, सहदेव ज्वेलर्स के पास तेज रफ्तार में आ रहे डंपर के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर मारने से सन्नी डंपर के नीचे आ गया। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सन्नी को बालाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान सन्नी ने दम तोड़ दिया। मृतक के चाचा धर्मपाल व अन्य परिजनों ने डंपर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसएचओ थाना पिहुआ ने बताया है कि पीड़ित परिवार को शिकायत पर अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एक पास में मोटरसाइकिल थी, उसको टक्कर मारकर आप ट्रक। कल दिनांक 20/2/2025 को सन्नी नाम का लड़का, जो गांव थाने का रहने वाला है, उम्र करीब 18 साल एज है उसकी, जो आईटीआई में पढ़ता है, नायर रोड आईटीआई में जा रहा था अपनी बाइक पर। जब यह पेवा चौक से थोड़ा आगे बस स्टैंड की तरफ पहुंचा तो एक डंपर HR58E1941, जिसने उसकी बाइक को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वो बाइक समेत नीचे गिर गया और जो अपना डंपर के पिछले दोनों टायर उसकी टांगों और बाइक के ऊपर से निकल गए, जिसको यहाँ से
पीजीआई रेफर कर दिया था। वहां शाम को पता चला कि उसके इलाज के दौरान वहां पीजीआई में मृत्यु हो गई है। डंपर चालक के खिलाफ हमने मामला दर्ज कर दिया है और जो अपना आयु है वो उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए। और खबर सिरसा से है, जहां पर शहर की अनाज मंडी में निवासी एक महिला ने कालावाली निवासी प्रदीप जैन पर धोखे से उसकी प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया है। दरअसल रेणु जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 2004 में उसकी माता ने कालावली में 650 गज जमीन प्रदीप जैन से खरीदी थी। प्रदीप जैन ने उक्त 650 गज जमीन और आसपास की जमीन मिलाकर कई प्लॉट काटे और कागजातों पर झूठे हस्ताक्षर करवाकर प्लॉटों को बेच दिया और इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत दी गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में उन्होंने डाबोली कोर्ट में केस दायर किया और एक रिट भी दाखिल की, लेकिन आज तक प्रदीप जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी करने वाले प्रदीप जैन के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच की जाए ताकि पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। तो मैं 8 साल से डाबोली धक्के क्यों खा रही हूँ, इतनी परीक्षा और इतनी कठिन तैयारी क्यों कर रही हूँ। हमने कोई साइन नहीं किए कागज में, मेरी मम्मी और मैंने, इन्होंने फ्रॉड कर रखे। मुझे पूरा अन्याय दिया जाए और मुझे प्लीज आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी आवाज उठाई जाए। और वो जो प्रदीप ने झूठे साइन और मेरे और मेरी मम्मी के कर रखे हैं कि हमने इसको प्लाट देने का, बेचने का इसको वो दे रखा है, ये बिल्कुल ही झूठ है। ये रजिस्ट्री इंतकाल पत्र नए हैं, अभी निकलवाए हैं और ये सब कुछ बोल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। वो मेरी मम्मी के मामा जी का धोता है, रिश्तेदार पड़ता है हमारा। हमने उस समय 4 लाख इसको प्रदीप को दिए थे और इसने करोड़ों का 2013 में हमारे साथ। जनस्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते स्थानीय कृष्णा कॉलोनी वासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि यह पानी किसी गंदे नाले का नहीं बल्कि यह पीने का पानी है जो कई दिनों से कृष्णा कॉलोनी क्षेत्र में आ रहा है। इस बीच क्षेत्रवासियों की माने तो इस पानी को पीने से बुजुर्ग बीमारियों में ग्रस्त हो रहे हैं और साथ ही बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है और बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार शिकायत की गई है और वहीं अब क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि प्रशासन से गुजारिश है कि जल्द ही इस समस्या से निजात दिलवाई जाए। करके वहाँ का पानी ठीक करवा दिया था पहले भी, पिछली गर्मियों में भी। और सीवर के जो लेवल हैं हम उनको डाउन करवा रहे हैं और रीच वाइज हम उसको चेक करा रहे हैं। जनरली इन तरह की समस्याओं में 15 से 20 दिन हमें लग जाते हैं। इससे पहले हमने विजयनगर में भी ठीक करवाया था, उसमें भी थोड़ा जैसे लाइनें गहरी हैं और उसको मतलब 15-20 दिनों में हम इसको करवा देंगे। मेरा नाम उषा है और मेरे छोटे छोटे 2 पोता पोती हैं। इस पानी की वजह से वो दोनों बीमार रहते हैं। वो कुल्ला भी नहीं करते, नहाते हैं तो कहते हैं दादी पानी गंदा है, हम नहीं नहाते। हाँ, हमारी इस समस्या को सही किया जाए। हाँ, पहले भी शिकायत की थी हमने, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारी सुनवाई की जाए और पानी को साफ किया जाए। पानी के लिए तो ऐसा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतना बुरा हाल है कि पहले तो पानी आता नहीं है, एक दिन छोड़ के पानी आता है तो इतना गंदा होता है। सीवर के पानी वो कम से कम 15-20 मिनट खाली चलाना पड़ता है टैंक को और उसके बाद पानी साफ होता है, लेकिन उसकी बदबू नहीं जाती। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हमारी समस्या को समाधान किया जाए। और चरखी दादरी के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को शहर में रोष प्रदर्शन किया है और चरखी दादरी लघु शौचालय में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। हरियाणा बाल विकास आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन प्रदेशाध्यक्ष छोटा गहलावत ने बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कई मांगें लंबित है जिनकी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा पोषण ट्रैपर ऐप बनाया गया है जिस पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी भरनी थी, लेकिन अब इसमें बहुत बदलाव कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सभी लंबित मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मेन मुद्दा कोई नहीं है, नहीं सरकार से हमें मांग करे
लेकिन जो हमारे एक सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप बनाई थी, उस पोषण ट्रैकर पर पहले बोला गया था कि इस पर पोषण ट्रैकर पर आप हाइट वेट भरो, टीकाकरण करो, लेकिन उसमें आए दिन नया नया वर्जन चेंज कर देते हैं। उसमें लाभार्थी की फोटो खींचो और उसमें एक लाभार्थी को 100 ग्राम खाना देने के लिए डेली लाभार्थी कौन आएगा। जब एक गांव में नई बहू आ जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी फोटो खींचने के लिए हम असमर्थ हैं, क्योंकि घरवाले, दादी, नानी, जो बुआ, जो भी चाची ताई होती है वो राशन लेने के लिए आती है। या तो सरकार उस वर्जन में ये करे भी कोई भी आता है तो उसका फोटो कैप्चर करो, लेकिन जो अन्यथा ये वर्जन है ये बंद किया जाए। और वही हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉलेज टीचर एसोसिएशन की प्रेस वार्ता की। संगठन के प्रधान ने कहा है कि हम 2010 से 2017 तक हरियाणा के कॉलेज में एक्सटेंशन लेक्चरर पद पर सेवाएं दे रहे हैं। 2021 में राजस्थान की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मंजूर ने सरकार से आग्रह किया है कि उसे एलिजिबल कैटेगरी से निकालकर एलिजिबल कैटेगरी में कर दिया गया है, जहां पर लेकिन सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और इसके बाद उसे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाने के बाद सरकार ने उसे अपनी सेवाओं से मुक्त कर दिया और कहा है कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी वैलिड नहीं है। लेक्चरर हरियाणा स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। 2010 से 17 तक हमने अलग अलग सालों में जो है एंट्री की है। हमारी अगर एंट्री की बात करूं तो प्रॉपर चैनल से अखबार में एडवर्टाइजमेंट, इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हुई है, इंटरव्यू हुआ है, कमेटी बनी है, एक्सपर्ट बैठे हैं और एक बार नहीं बल्कि हमने 2015 तक तो हर साल जो है इंटरव्यू दिया है और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी हमने अपने आप को फाइट किया है, कंपटीशन में आए हैं, तब जाके हमने जो था ज्वाइन किया था। शुरुआत में हमें जो था रेमुनेशन के नाम से 200 या 250 रुपीज जो है पर पीरियड दिया जाता था। 2017 में एक फिक्स रेमुनेशन जो है लेना शुरुआत किया। सरकार ने उसमें हमारा बहुत सहयोग दिया, डिपार्टमेंट भी उस टाइम हमारे साथ था और 2017 की 20 जुलाई 2017 को हमें 25,000 रुपये पर मंथ जो है देना शुरू किया। नारनौल नगर परिषद द्वारा शहर के 2 प्रमुख मार्गों और बाजार में सड़क के पुनः निर्माण का कार्य करवा रही है और इसके निर्माण पर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य में की जा रही देरी के चलते जहां पर दुकानदार परेशान हैं, आम लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये दोनों ही सड़क मार्ग को शीघ्र पूरा करवा दिया जाएगा। और जिस प्रकार ये 2 महीने से जो किला रोड से जो रोड बनने लगी है और उस रोड के अंदर 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और ये नारनौल का सबसे मेन बाजार है। यहाँ पर नजदीक में सब्जी मंडी भी लगती है, लेडीज ग्राहक आती हैं, सब्जी मंडी के अंदर कोई ग्राहक नहीं पहुंच रहा और नारनौल के किला रोड से लेकर के और आजाद चौक के इस प्रांगण के अंदर यहाँ पर इतनी अव्यवस्था हो रही है कि जिसका हम अपने शब्दों में कह नहीं सकते। क्योंकि जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, ठीक है कार्य हो रहा है और दुकानदारों ने खुद सहयोग करके, दुकानदारों ने खुद स्वयं सहयोग करके ये रोड बनाने के लिए ठेकेदार को खुद रास्ता दिया कि आप ऐसे करो, लेकिन हम चाहते हैं कि दिन रात काम हो। जैसे आपने बताया कि सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, तो हमारे ना 2 मेजर रोड हैं, जो कि एक तो शहर का रेस्ट हाउस के आगे से जो निकलता है, वो हमने दिव्य नगर स्कीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शुरुआत की थी, दिव्य नगर स्कीम, उसके अंदर हमने उसको लिया हुआ है। 2 करोड़ 34 लाख का लगभग का उसका एस्टीमेट है। जहां तक उसके डिले की बात है, कुछ ग्रैब की रेस्ट्रिक्शंस थी पीछे, कुछ शादियों का प्रोग्राम था, तो उस वजह से मार्केट को डिस्टर्बेंस का भी कुछ इश्यू था। मानते हैं ग्रैब के कारण ना 1.5-2 महीने हमारा कार्य डिले हुआ है। मेरा नाम संजय कुमार है जी। मैं कहता हूँ ये बाजार की पूरी सड़क खराब हो रही है जी। 2-2.5 महीने हो गए, क्योंकि कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है। कोई गिर जाएगा, किसी का हाथ पाँव टूट जाएंगे तो रास्ता हो जाएगा। इसके लिए जल्दी से जल्दी दिन रात करके काम किया जाए। हाँ जी, ग्राहक नहीं आते बाजार में बिल्कुल जी। दुकानदार अपने खाली बैठे रहते हैं। दुकानदार ग्राहक आएंगे जी, ऐसे पानी भरा और ऐसे रोड फुटने से कौन ग्राहक आएगा जी बाजार में। 2 महीने से ये नगर पालिका का रोड बनाने का काम चल रहा है, ये बहुत लेट हो गया है और सुविधा नहीं है, कोई भी आने जाने की सुविधा नहीं है, ग्राहक नहीं आ रहे। ब्याह साहब का टाइम है,
और ऐसा हालत हो गई है कि यहाँ सब सुनसान रहने लग गया, खड्डे हो गए, पानी भर गया है। इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। मांग जल्दी दिन रात काम करा जाए, तुरंत बनाया जाए इसको जल्दी से। तो शाम के कई इलाके में फरवरी के अंतिम सप्ताह में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कोहरे के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहन रेंग कर चलते हुए नजर आ रही है, तो वहीं इसके साथ ही बहुत कम विजिबिलिटी रही है, जिस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण अचानक तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और वहीं दूसरी तरफ अधिक किसानों के चेहरे खिल गए हैं, जहां कोहरे के कारण उन्हें आने वाली फसलों में फायदा होगा। प्राकृतिक ने जो है ना जी फिर से दोबारा करवट ली है और जैसे जनवरी की जो ठंड होती है उस तरह की दोबारा ठंड और कंपन महसूस हो रही है। और मैं गलती से है ना जी टोपी भी नहीं करके आया और कपड़े भी थोड़े इस हिसाब से डाले हुए थे मैं जी। सर्दी कम होगी लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है जी। इससे फसलों को भी फायदा होगा जी। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर कोहरे की वजह से देखिए कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाते समय चालकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कोहरे की धुंध छाई हुई है और इस वजह से किसानों के कहीं ना कहीं चेहरे तो जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर बात कर लेते हैं वाहन चालकों को, तो गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है और विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से आवागमन में कई तरह की दिक्कतें होना लाजमी है, जिसके बाद से चालक परेशान हैं। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोहरे की एक धुंध दिखाई दे रही है आसमान में और एक तरफ किसान इस धुंध को लेकर खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ वाहन चालकों को इस धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जो जनजीवन है वो यहाँ पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जाती हुई ठंड का जिक्र कर ले तो ऐसे में कोहरे है वो अपना जो है मार्ग दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से वाहन चालकों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से उन लोगों को जो सुबह सुबह दफ्तर जाते हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।